Assalamualaikum, good morning. Good morning. It is a good morning today. We can say that. और आपको समझ तो आई गई होगी. If you're keen viewers of our show, you would know कि हम आजकल एक ही चीज़ हमें खुश करेगी अगर कराची में थोड़ी सी बारिश हो जाए. तो लिहाजा आज जो है कराची में सुबह से ही थोड़ी थोड़ी बारिश ऑलमोस्ट हर जगह हुई है. बूंदाबांदी हो रही है क्योंकि कल जो है ना बड़ा मुश्किल दिन था. एक तो मौसम मेल्ट डाउन कर रहा था हुमा, फिर रात को हम टीवी देख रहे थे तो हमें खबरें जरा परेशान कर रही थी क्योंकि हुकूमत भी और पीटीआई भी दोनों ही कह रहे थे कोई आईनी ब्रेकडाउन हो सकता है. तो मैंने तो बड़ी कोशिश की काम डाउन होने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था. तो फिर बारिश होगी, फिर अल्लाह ने कहा कि थोड़ा सा काम डाउन हम कर दे. तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जो है उससे मौसम में बेहतरी महसूस कर लें या सजेशन ऑफ बेहतरी आप कह सकते हैं. तो वी आर होपिंग कि ज़रा ज़्यादा हो जाए तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाए. कुछ एरियाज में काफ़ी बारिश हुई है, कुछ एरियाज में कम, लेकिन ओवरऑल हर जगह थोड़ी थोड़ी हुई है. होपफुली हमारी समुद्री हवाएं बहाल हो जाएं क्योंकि सुबह की तो हम बेहाल ही हैं. कुछ बहाल होना जरूरी है, बहाल होना जिंदगी में जरूरी है. समुद्री हवाएं बहाल हो जाएं तो जरा हम फिर असल काम डाउन तब होंगे. हाँ, तो लिहाजा अब हमने आपको बता दिया हर जगह थोड़ी थोड़ी है. मतलब यू वेक अप टू बारिश तो अच्छी फीलिंग हो, या पूरे दिन में रहेगी कि नहीं रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता. वी टॉक अबाउट दैट लेटर. एक इशू बड़ा चल रहा है आजकल और एक साबिक वजीर है, निगरान वजीर, और मौजूदा हमारे जो वफाकी वजीर हैं उनके दरमियान आपने एक नई बहस व तकरार तो नहीं लेकिन एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन ज़रूर ऑन सोशल मीडिया पर्टिकुलरली एक्स देखा होगा जिसमें कैपेसिटी पेमेंट्स, कैपेसिटी चार्जेस की बात हो रही थी. बट उससे कतई नज़र कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो इस पूरे बहरान का, एंड वी वुड कॉल इट अ बहरान या ये मसला, इसका एक हिस्सा है. सो हम इसके दीगर हिस्सों पे भी बात करेंगे जिसमें सर्टनली सर्कुलर डेट है, जिसमें बेइंतहा टैक्सेस हैं, चूंकि एक आसान तरीका है बिजली के बिलों की मद में टैक्स वसूल करना, उस पर भी, और असल कीमत क्या है बिजली की ये भी आवाम का हक है कि उसे पता हो. हाँ, ये असल कीमत कभी भी एक्चुअली कैलकुलेट करना एटलीस्ट आम आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हद तो ये हो जाती है कि बिल जो आप दे चुके होते हैं ना, जो आप बिल दे चुके होते हैं, कई महीने बाद भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम से मजीद चार्जेस सार्फिन के खाते में डाल दिए जाते हैं. तो ये भी आपने नोटिस किया होगा कि क्या हो रहा है. तो वो पुराने चार्जेस आपके साथ डाले जा रहे होंगे, एंड यू नो देयर इज नो वे टू कॉन्टेस्ट इट आइदर. ये भी बड़ी तकलीफ होती है कि किससे जाके बंदा क्या पूछे और किस तरह रिवर्स कराए. इस वक्त अवाम में हुकूमत के खिलाफ आपको बता दें कि गम गुस्से और नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह है महंगी बिजली, और बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट के हालिया इजाफे और फिक्स चार्जेस ने तो ऑब्वियसली आवाम का हाल बुरा कर दिया, नींदें उड़ा दी हैं. लोग सवाल कर रहे हैं कि वो बिजली के बिल दें या बच्चों की पढ़ाइयाँ करें, या फिर दे रियली हैव टू पिक एंड चूज़ व्हाट दे कैन डू. तो आज आपको बता दें कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घर का बिल भी कई हज़ार तक पहुंच चुका है. अगरचे 200 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों को 3 माह का अबूरी रिलीफ दिया है, लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दी है जी, 49 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि टैक्सेस और माहाना और फ्यूल एडजस्टमेंट्स एंड एटसेट्रा चला कि वो और ज़्यादा हो जाता है. इसके अलावा IPPs के माहदे बहुत अरसे से बाय द वे बहस में रहते हैं, और हम ये बहुत अरसे से सुन रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रीनेगोशिएट हो रहे हैं, कब होंगे, क्या कोई टाइमलाइन है, क्या ऑप्शंस हैं रीनेगोशिएशन में. हमें पता है कि इन माहदों की पासदारी भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अगर ना होगी पासदारी एक बड़ा वबाल पाकिस्तान के लिए और पैदा हो सकता है. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, जिसके तहत अवाम अब इन माहदों की वजह से अवाम कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर ऐसी बिजली की कीमत भी देते हैं जो बन ही नहीं रही है, पैदा ही नहीं हो रही है, या ये कैपेसिटी ये पे चल ही नहीं रहे हैं फुल कैपेसिटी पे, लेकिन देना फुल कैपेसिटी चार्जेस पड़ रहे हैं. ये सवाल बनता है ना कि क्यों दे रहे हैं. अब कैपेसिटी चार्जेस फी यूनिट 20 रुपए से भी ज्यादा तजावुज़ कर गए हैं. साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने दावा किया कि 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद हुकूमत के बिजली घर ले रहे हैं. हुकूमत भी एतराफ़ कर रही है कि ये कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत को मिल रहे हैं. अच्छा, ये आपने सुन लिया, और ये मामला जो है ये इतना तूल पकड़ गया है कि सेनेट की कायमा कमेटी पावर ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली हैं, और कमेटी की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीज़न को
उनसे ऑब्वियसली पूछताछ जो है वो बिल्कुल हो रही है। सवालनामा पूरा क्वेश्चनर भेजा है। गुज़िश्ता 20 बरस में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात मांग ली गई हैं। कायमा कमेटी ने 1992 और इसके बाद से लगे बिजली घरों का कीमतों के लिहाज से खित्ते के ममालिक से मुवाजना है। एक कंपैरिजन भी तलब की है कि क्या हम ज़्यादा कर रहे हैं या फिर पूरा रीजन ही इस किस्म का है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का दावा है कि 2015 में बिजली की तलब 13,000 मेगावाट थी, जबकि पैदावारी सलाहियत जो थी वो 20,000 मेगावाट थी, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ 200 अरब रुपए थे। और आज 2024 में तलब तो 13,000 मेगावाट ही है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ी। एवरेज है, नहीं यहाँ पे ये ज्यादती है एवरेज। हम स्टेटमेंट बता रहे हैं, उन्होंने क्या कहा। हाँ, हम तो अपना कमेंट भी दे रहे हैं। कमेंट बाद में देंगे, पहले ये तो बता देना कि वो क्या रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कैपेसिटी पेमेंट्स 2,000 अरब रुपए तक बढ़ गई हैं, बिल्कुल बढ़ गई हैं, लेकिन जाहिर है हमारे पीक सीजन में तलब भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। सो इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अवैस लकारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर तवानाई। शुक्रिया अवैस साहब। अवैस साहब, सबसे पहले तो आपको पता है ये एक वो गंभीर टॉपिक है या मैथ्स है, इक्वेशन है जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है बड़े लर्नड लोगों को भी। सो आपकी ज़ुबानी हम सुनना चाहते हैं कि जो पर यूनिट प्राइस कंज्यूमर पे करता है, इसमें कितनी बिजली प्रोडक्शन की प्राइस है, कितने फीसद परसेंटेज पे बात कर लेते हैं, कितने फीसद कैपेसिटी चार्जेस हैं, कितने फीसद टैक्सेस की मद में दे रहा है कंज्यूमर। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया आज, और ये बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं जो ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने होने चाहिए। मैंने 1-2 पॉडकास्ट भी पिछले दिनों में किए हैं, एक तो कल आई है, कल आएगी, जिसके अंदर 1-1.5 घंटे में तफसीली पूरा ये बिजली के सेक्टर का ढांचा है, क्या कीमतें कैसे होती हैं, वो सब बयान करने की कोशिश की है। आपके सामने भी अर्ज़ करता हूँ। देखिए, इस वक्त तकरीबन एवरेज जो पूल प्राइस है, जो फिर कुछ सब्सिडीज़ दे के 2.5 करोड़ लोगों के लिए कम की जाती है और कुछ बाकी के लिए बढ़ाई जाती है, वो तकरीबन 35 रुपए फ़ी यूनिट है। 35 रुपए फ़ी यूनिट आपके जो टैक्सेस हैं उसके अलावा है। आपको आवाज़ मेरी आ रही है? जी, आ रही है। अच्छा, इन 35 रुपए फ़ी यूनिट के अंदर आपका जो बिजली पैदा करने की जो खर्चा आता है, यानी जो तेल, पानी, कोल, इम्पोर्टेड कोल, गैस, इन चीज़ों से जो न्यूक्लियर, वो ये कहते हैं फ्यूल्स, इनको कहते हैं, इन फ्यूल्स का और उन प्लांट्स को जो चलाने का खर्चा आता है फ़ी यूनिट का, वो बैनुल अक़वामी मंडी के मुताबिक और बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और हमारे फ्यूल मिक्स के मुताबिक पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है। यानी तकरीबन 8 से 10 रुपए के बीच में ये जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो हमारी है फ़ी यूनिट। 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है बिजली इटसेल्फ, द प्रोडक्ट इटसेल्फ। यानी अगर आप एक बंद प्लांट को नहीं चला लेंगे तो वो आपको 8 से 9 रुपए, 9.5 रुपए के बीच में ये आपकी बिजली की चलाने की कॉस्ट है, बिजली बनाने की जी। इसके बाद एक चार्ज होता है तो जो तकरीबन 1.5 या 2 रुपए है, वो है नेशनल आपका जो जी तरसीली निज़ाम है, इसको नेशनल ट्रांसमिशन कहते हैं। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक भी किराया होता है, और वो किराया सिर्फ अपने अखराजात को उसको रखने, मेंटेन करने के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि वो उसके ऊपर जो कर्जे लिए हुए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, उनको भी अदायगी उनकी कर्ज़ों की वापस बशमूल उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स पड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, उसके मद में जाता है। वो तकरीबन कोई 1.5 से 2 रुपए होता है। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, के इलेक्ट्रिक हो गई, मेपको हो गई, लेस्को हो गई, इनके भी अखराजात हैं, वो तकरीबन कोई 5 रुपए फ़ी यूनिट के करीब वो जाके पड़ते हैं। इस तरह ये आपकी चीज़ों को 35 रुपए तक लेके जाते हैं। अब सबसे बड़ा ख़र्चा क्या है? सबसे बड़ा ख़र्चा है 18 रुपए, जिसको आप कैपेसिटी चार्ज कहते हैं। उसको आसान ज़बान में ये समझिए कि वो प्लांट्स जो हाजिर हैं आपको ऑन करके उसको बिजली पैदा करने के लिए, उन प्लांट्स का ख़र्चा है। वो ख़र्चा क्यों लिया जाता है? उन प्लांट्स को लगाने के लिए या हुकूमत ख़ुद लोन्स लेके
और उसको जी लगाती है, या जो प्राइवेट सेक्टर वाले जो IPPs जिनको आप कहते हैं वो अपने कर्जे और अपनी इन्वेस्टमेंट करके वो बिजली के पैदा करने वाले घर आपके लिए खड़े करके हाजिर कर देते हैं। उनको अगर आप जी चलाएंगे तो वो आपको तेल का खर्चा डाल के आपसे पैसे लेंगे, उसके अंदर जो मुनाफा होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर नहीं चलाएंगे तो क्योंकि खर्चा हो चुका, क्योंकि आपके लिए हाजिर हो चुके, इसलिए उनके कर्जे की अदाई, उनकी फाइनेंसिंग और उनके प्रॉफिट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी आपसे लिए जाएंगे। ये इसको जरा ब्रीफ करते हैं। 8 से 10 रुपए हमारी हो गई बिजली, 1 से 1.5 रुपया या 2 रुपया हमारी हो गई ट्रांसमिशन की कॉस्ट, उसके बाद 18 से 20 रुपए हमारे कैपेसिटी चार्जेस हैं, और जो बड़ा चंक है जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो आप जरा बताइएगा। जी 18.5 जो वो है टैक्सेस, वो तो हम कैपेसिटी पेमेंट पे बहुत बात हो रही है, लेकिन टैक्सेस पर यूनिट कितने पड़ रहे हैं? मैं जनाब के पास, अगर आप इजाज़त दें प्लीज़ मुझे, आपके सारिफीन के बेनिफिट के लिए, ये 18 रुपए क्यों है सर? ये 18 रुपए में आपको एक प्लांट की मिसाल देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। एक साहिवाल कोल का प्लांट लगा था 2015 में, वो साहिवाल कोल का प्लांट सीपैक के प्रोजेक्ट के ज़रिए लगा। उस प्लांट के कैपेसिटी चार्जेस उस वक्त 3 रुपए और कुछ पैसे थे। इन कैपेसिटी चार्जेस और वो कैपेसिटी प्लांट लगा जी डॉलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बाहर से आए, डॉलर फाइनेंसिंग के ऊपर बाहर से आए और वो इन्वेस्ट किया गया। अब सिर्फ जो डॉलर की रेट की तब्दीली, पाकिस्तानी रुपया जब 100 रुपए से 250 रुपए के ऊपर गिरा, और जब आपके इंटरेस्ट रेट्स 10-12% से लेके 22% तक गए, या आप 18% हैं, तो इन सिर्फ 2 अनासर की वजह से, जो पावर सेक्टर का कोई इशू नहीं था, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के बुरे हालात थे, आपकी ग्लोबल इन्फ्लेशन थी, उसकी वजह से आज ये कैपेसिटी चार्ज साहिवाल का 3.5 से बढ़ के 11.5 पौने 12 हो चुका हुआ है। 3-3.5 गुना का इजाफा इसके सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस के अंदर आया, जो आज हमारे सारिफीन को एक बहुत सख्त तंग किया हुआ है, और महंगाई की लहर के अंदर बिजली भी अपना हिस्सा पूरा जी डाल रही है। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो ये कर्जे हैं जिनको वापस करना है, पावर सेक्टर के प्लांट्स ने, जो डॉलर और रुपये की वैल्यू की वजह से, इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बहुत बढ़ चुके हुए हैं, इन कर्जों का जो वापसी का जो बोझ है वो किसी तरीके से, जो इस वक्त बिजली सारिफीन से लिया जा रहा है, वो किसी तरीके से हम इस डेट को पावर सेक्टर में से निकाल के कहीं और पार्क करके, और पावर सेक्टर के लोगों को न सिर्फ रिलीफ दें बल्कि इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कमी लेके आए ताकि ज़्यादा बिजली खर्च हो। मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं हजूर वाला, ये कैपेसिटी चार्ज जो पर यूनिट आपको एहसास हो रहा है 18 रुपए, ये अगर आज बिजली 100 अरब यूनिट के बजाय 150 अरब यूनिट फी साल की मांग इसमें इजाफा हो जाए और इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, तो ये फी यूनिट कैपेसिटी चार्ज भी नीचे आ जाए। इस रेट पे तो सर इजाफा हो नहीं सकता ना। अभी तो लोग पंखा चलाते हुए भी सोचते हैं कि पंखा चलाएं या नहीं चलाएं, ये यू नो दैट फॉर अ फैक्ट। इस रेट पे सर, हाँ सर, इस रेट पे बिजली की मांग में बल्कि जनाब कमी आ रही है, कमी ही आएगी। अच्छा, हमें आगे भी 108 अरब पे थे यूनिट पे। ये कैपेसिटी चार्जेस कम करने के लिए क्या आइडियाज हैं? आप कह रहे हैं ना कि कोशिश की जा रही है कि ये सार्फिन तक ना पहुंचे, तो क्या सोच रहे हैं कि इसके अल्टरनेटिव में करना क्या है? जैसे कि इसमें एक जो आपके अपने जो हुकूमती IPP जो पावर प्रोड्यूसिंग घर हैं, उनको जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे दिए जा रहे हैं, उसको तो आप बहुत पहले निगोशिएट कर सकते थे। और जो हमारे चाइनीज दोस्त हैं या दीगर दोस्त हैं, वो भी आपके दोस्त हैं, क्या उसे लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की, और यही एग्जैक्टली इसको फाइनेंशियल डेट रीप्रोफाइलिंग कहते हैं। और यही फाइनेंशियल डेट रीप्रोफाइलिंग के ऊपर इस वक्त बहुत तेज़ी से और बहुत संजीदगी से काम हो रहा है। हम लोग देखें,
हम लोग किसी ओवर एक्साइटमेंट के अंदर रेकोडेक के अंदर पाकिस्तान को जो 900 मिलियन डॉलर का जुर्माना अदा करके एक नुकसान उठाना पड़ा, आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेट फाइनेंस की कमिटमेंट्स हैं, आप उससे हाँ आज ये तो कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, जाओ पैसे, जाओ जो मर्जी करना है कर लो, उसका पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, पाकिस्तान की कोई भी थोड़ी सी भी फाइनेंस और लॉजिक समझने वाला आदमी ये नहीं कहेगा कि जी हम इन मुआहिदों की पासदारी ना करें। सो हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, हमें इन मुआहिदों की पासदारी करनी। आप नहीं फरमा रहे, जी जी जी, कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर आपकी मेहरबानी या आपने बहुत इस बात को जी सेंसिबली और मेहरबानी फरमाई और इसको समझा। कुछ लोग कह रहे हैं जो कई जगहों पे वो ट्विटर के ऊपर एक्सचेंजेस वगैरह हो रहे हैं, उसमें ये इम्प्रेशन और ये बिल्कुल क्रिएट किया जा रहा है इम्प्रेशन कि आप इनको छोड़ दें, गेट रिड ऑफ देम। यस वी विल गेट रिड ऑफ देम, बट वी हैव टू डू इट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। दूसरा मैं आपको सार्फिन के लिए अर्ज़ करूँ, मुझे एनर्जी कॉस्ट की मैंने बात अर्ज़ की आपको, जो कैपेसिटी के अलावा एक पोर्शन है 7 से 9 रुपए का या 10 रुपए का, उसके अंदर भी कमी आ सकती है। जैसे आपका फ्यूल मिक्स बेहतर होगा, यानी अगर आप इंपोर्टेड कोल के बजाय लोकल कोल के ऊपर जो कोल कन्वर्जन का आपको हम 2-4 हफ्ते से ये बात जिक्र कर रहे हैं कि जो इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स हैं, अगर आप उनको लोकल कोल के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो उसमें भी सर तकरीबन कोई 2-2.5 रुपए फी यूनिट की कमी आएगी, जो 200-250 अरब रुपए की बचत होगी पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए सालाना। तो ये भी सब एक इस किस्म के ऐसे जी मेजर्स हैं जो हम अपने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का हिस्सा समझ के उसको बहुत परसू कर रहे हैं। 3 महीने पुरानी हमारी इस वक्त की हुकूमत है। अच्छा, अब ये बताइएगा, सर्कुलर डेट का इशू भी बहुत पुराना है, हम कैपेसिटी पेमेंट्स की बहुत बात कर रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की। एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो एक कंसिडरेबल चंक हैं पर यूनिट प्राइस का, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सार्फिन को भी पता है कि टैक्सेस हैं वो जो उससे ज़्यादा बनते हैं पर यूनिट। अब बताइएगा, सर्कुलर डेट तो अवैस साहब मिसमैनेजमेंट, नाअहली और अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इतना पहाड़ जमा हुआ ना, सो उसके तदारुक के लिए या उसको ठीक करने के लिए हमने क्या कर लिया अब तक? देखिए, एक तो आप कैपेसिटी पेमेंट्स और कीमत की बात आपने कर ली, दूसरा एक बहुत बड़ा होल है जो कि एग्जिस्ट करता है हमारी इनएफिशिएंसीज की वजह से, और वो इनएफिशिएंसीज 2-3 किस्म की हैं। एक छोटी मदों के अंदर बहुत सारा पैसा है जो ज़ाया हो रहा है। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हमारी अपनी पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं जो इस वक्त प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, ख़राब हैं, इस्तेमाल भी नहीं हो सकते, 7.5 अरब रुपए की उनके ऊपर तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो तकरीबन इस साल के अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक वो इंशाल्लाह वो जो एक होल है उसको हम बंद कर देंगे और वो खर्चे मज़ीद नहीं होंगे। दूसरा, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं हजूर, उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर तकरीबन कोई आपका सालाना 550 से 600 अरब रुपए के बीच में एक नुकसान है। मैं जितनी भी पब्लिक सेक्टर के अंदर हुकूमती कंट्रोल में इन कंपनीज़ को रखूँगा, मैं उनको मैनेज उस तरीके से नहीं कर सकता जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ कर सकती हैं। तो हम लोग बड़े क्लियरली इंशाल्लाह अगले साल से 1.25 साल के अंदर इस किस्म का माहौल एक पैदा करना होता है कि आपकी ये कंडीशंस मीट हो गई, ये हो गई, आपने तैयारी कर ली प्राइवेटाइजेशन की, तो वो फुल स्केल के ऊपर ऑन है और इंशाल्लाह हम अगले साल अप्रैल या मई तक पहली ट्रांजैक्शन की इश्तिहार देने में की पोजीशन में आ जाएंगे और अगले 2 से 3 साल में हमारी इसी हुकूमत की दौर में इंशाल्लाह तमाम वो कंपनीज़, इस वक्त 10 कंपनीज़ हैं, उसमें से ट्राइबल एरिया की कंपनी और बलूचिस्तान की कंपनी के अलावा तमाम कंपनीज़ हम समझते हैं कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर हमारी कंट्रोल से बाहर निकल के प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाएंगी, जिससे आपका सालाना तकरीबन ये 500-600 अरब रुपए ट्रांसमिशन को भी क्या ये प्राइवेट कंपनियां देखेंगी? क्योंकि हमने बिजली बनाने की सलाहियत तो हासिल कर ली थी, लेकिन बिजली तरसील करने की, पहुंचाने की सलाहियत ना होने की वजह से भी हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, क्योंकि वी कैन नॉट ट्रांसमिट इट, और ट्रांसमिशन के सिस्टम में जीरो इन्वेस्टमेंट थी, हमारी कोई रिफॉर्म नहीं थी। We can transmit it, but in an inefficient way. तो ये प्राइवेट कंपनियां ही करेंगी। फरमाया जो
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम है, ये जो आपकी मेपको या वो लेस्को या आईएसको कारें हैं जो इस वक्त जो आपके घर तक बिजली पहुंचाती हैं, नुकसान इन्हीं कंपनीज में हो रहा है। इनकी कस्टमर केयर नहीं है, आप उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन कोई नहीं सुनते, एसडीओ के पीछे भागते हैं, आपको पता नहीं है मेरा कंप्लेंट कितने घंटों में ठीक होगी, आधे घंटे में होगी, 3 घंटे में होगी। ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी के अंदर बिजली के निज़ाम की जो इनएफिशिएंसी है, उससे फ्रस्ट्रेशन लेवल भी लोगों का जी बढ़ता है। जो भी इन कंपनीज के बके लगता है, उनके मुँह लगता है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। वैसे आप सब आपने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों बिजली कितने की है, क्या आपके प्लान्स हैं। अब क्या हम आवाम को साथ ये भी बता रहे हैं कि अभी जिस पर यूनिट पे आप ख़रीद रहे हैं, और ऑब्वियसली बड़ा ही मुश्किल हुआ है ये, इस डिटेल में हम दोबारा नहीं जाएंगे, यू नो दैट इसी तरह ही चलेगा एटलीस्ट फॉर द अभी जितना हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है, 1 साल कर लें, कुछ महीने कर लें, 2 साल कर लें, जब तक ये सारे आपके प्लान्स इन एक्शन नहीं आते। अपने आईपीपीज को जो कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं उस पे क्या फौरी तौर पर कुछ कर सकते हैं? कोई चेंज आ सकता है? देखिए जी, मैं आपको 2 चीज़ें अर्ज करूँ इसमें। एक तो ये इसी तरह चल नहीं सकता। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो बिजली की मांग कम होती रहेगी, मांग कम होने की वजह से बिजली की फ़ी यूनिट कीमत कैपेसिटी का उन कम यूनिट्स वालों के ऊपर बोझ आएगा, उससे मज़ीद इजाफा होगा। तो ये इस तरह तो चलने दे नहीं सकते हम। हमने बिजली की मांग बढ़ानी है और बिजली की कीमतों को बेहतर करके बढ़ानी है, नंबर 1, ये एक बात है। दूसरा, प्लीज़ आप बात इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि अगले 6 महीने के बाद यानी जनवरी के अंदर एंड ऑनवर्ड्स आपकी बिजली की कीमतों में 3 से 5% की कमी आना शुरू हो जाएगी। तो यानी आपका ये जो ऊपर जाने वाला ट्रेंड है ये ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात, प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करें कि हर साल इन्फ्लेशन, महंगाई और उस एंगल से और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बिजली के रेट रिवाइज होने होते हैं। जो अभी पिछले हफ्ते में आप कह रहे हैं ना, पिछले साल से के मुकाबले में 7 रुपए का इजाफा देखा गया, वो रिवीजन 2019 के बाद हुकूमतों ने आर्टिफिशियली रोक के रखी, अपने निज़ाम की तबाही एक्सेप्ट की, लेकिन अपनी सियासी बुराई और अपना सियासी नुकसान कबूल नहीं किया। स्टेट को और सिस्टम को बोझ में डाला और अपनी नेक नामी के लिए इसको किया। तो ये 3-4 साल के बाद ये इजाफा हुआ है जो हर साल ग्रेजुअली होना चाहिए था। इसलिए जो जंप एकदम आया है, तो एकदम बोझ पड़ा। एक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा, वैसे सबसे मुख्तसरन बताइएगा कि हमारे ये मेरिट के हिसाब से चलते हैं, मतलब लो कॉस्ट वाले बिजली घर पहले पावर जनरेट करते हैं, एक्सपेंसिव वाले बाद में, क्योंकि हमने देखा है साउथ में ये बड़ा एक इशू है। साउथ में जो है हमारे लो कॉस्ट बिजली घर हैं ज्यादा, और नॉर्थ की तरफ अगर हम नॉर्थ में इंपोर्टेड कोल से बिजली पैदा कर रहे हैं तो हमारा पोर्ट यहाँ पे, हम ऑल द वे इंपोर्टेड कोयला लेके जाएंगे अप नॉर्थ एंड देन उससे बिजली पैदा करेंगे। व्हाट सेंस डज इट मेक? देखिए जी, वो तो लोड सेंटर था, उसके अंदर बनाया, उस वक्त ट्रांसमिशन लाइन थी नहीं। आज भी ट्रांसमिशन लाइन आप जो फरमा रहे हैं, ये महंगे प्लांट इस वक्त सस्ते प्लांट से पहले चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स हैं, ट्रांसमिशन नहीं हो सकती नीचे से ऊपर। आज भी हर महीने अरबों रुपए की ज़्यादा महंगी बिजली हम सिस्टम में इंजेक्ट कर रहे हैं, और सस्ती बिजली के प्लांट पड़े हुए हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्थ साउथ जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कैपेसिटी नहीं है एक ख़ास अमाउंट से ऊपर लेके जाने की, बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स। और इसी चीज़ को हमने आज से 2-2.5 महीने, इसका 2 रुपए यूनिट का फ़र्क पड़ता है सर। इसकी वजह से 2 रुपए यूनिट बिजली कम हो सकती है अगर ये कंस्ट्रेंट खत्म हो जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कंस्ट्रेंट खत्म करना है ना, ये बाहर से ये पॉइंट यूजुअली नहीं डिस्कस होता, ये तो कंस्ट्रेंट आपने खत्म करना है। इसी कंस्ट्रेंट को खत्म करने के लिए इस साल हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसा डाल दिया है और उसका खर्चे का इस्तेमाल भी जल्दी शुरू होगा। ये 1.5 साल से 2 साल के अंदर ये कंस्ट्रेंट इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, जो वक्त है इसका खत्म। बहुत शुक्रिया आपका अवैस लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वफाकी वज़ीर तवानाई हमारे साथ मौजूद थे। सो द लास्ट पॉइंट वाज कि हमारे जो साउथ की तरफ बिजली घर है ना, दे प्रोड्यूस चीपर इलेक्ट्रिसिटी एंड वी डू नॉट कंज्यूम बिजली फ्रॉम देम, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट है नॉर्थ साउथ के।
और इस सारी कॉन्वर्सेशन तो हमारे जो महंगे बिजली घर हैं वो पहले बिजली बनाते हैं और हमारे सस्ते वाले पड़े रहते हैं, तो ये चीजें हैं जो फ्रस्ट्रेट करती हैं लोगों को। और एट द एंड ऑफ द डे बात यही है कि जो चल रहा है ना जिस तरह, और जो आप पे कर रहे हैं फॉर योर बिजली उसी तरह ही चलेगा एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट ईयर। ये नटशेल इन अ नटशेल। अब जरा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो नवंबर में होने हैं उसके हवाले से बात कर लें, क्योंकि जो बाइडेन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान जो है वो फैसला कुन हद तक बढ़ गया है और उनकी जमात डेमोक्रेट ने एक हफ्ते के लिए उनकी नामजदगी मुलतवी कर दी है। आपको पता है कि इस वक्त उनको कोविड भी हुआ है और वो एक आइसोलेशन में भी हैं और बहुत बहस हो रही है, स्पेशली आफ्टर द डिबेट दैट टुक प्लेस बिटवीन ट्रम्प एंड बाइडेन में वो अपनी गलतियों का कैंडिडेट है कि नहीं एतराफ भी कर रहे थे और ही वाज अगेन लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो बीइंग इन द रेस, एंड फिर खबरें आना शुरू हो गई कि भाई ही मे स्टेप डाउन। सो ये क्या खबरें हैं और क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? शाहिद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर यूएस प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमेटी हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व करते हैं और आजकल पाकिस्तान में इत्तेफाक से तो हमने सोचा इन्हें यहाँ स्टूडियो में सहमत हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो न्यूज़ इन द स्टूडियोज़। बताइएगा ये कितनी सदाकत है इन खबरों में? आपके कानों में पहले से सुनगुन थी, आपके लिए भी सरप्राइज़ है इस तरह की खबरें आना कि बाइडेन में स्टेप डाउन? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉसिबिलिटीज स्टेप डाउन होने की है और दिस हैपन जस्ट आफ्टर द डिबेट, राइट? उससे पहले क्योंकि ये समस टाइम जिस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है दे रैपिड होते हैं, इनका पहले से ज़्यादा पता नहीं चलता। अपेरेंटली वी डोंट नो कि क्या है ये, तो इट लुक्स लाइक दैट ही हैज़ सम इश्यूज, राइट? तो वो इश्यूज अब देखें वो रिवील हुए हैं आफ्टर द डिबेट, राइट? व्हेन ही वाज कम्युनिकेटिंग तो देयर वर सम people felt there are some issues, right? Yeah, but इससे पहले भी होते रहे हैं इनकी कम्युनिकेशन में। इग्नोर करते रहे हो तो और बात। जी, क्योंकि वो तो बहुत ऐसे किस्से हैं। जी, वो मतलब कुछ ऐसे इश्यूज तो होते रहे हैं, राइट? बट नॉट एट दिस लेवल, राइट? तो जो इसकी जो अब जो हुआ है ना, जैसे लाइक आई सेड कि इसमें अगर इस किस्म के आपको इश्यूज हो ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, राइट, तो वो रैपिड होते हैं, राइट? तो वो अगर पिछली मरतबा कुछ था 2-4 महीने पहले तो इतना उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इस एज में ये तो होता है ना कि आप फॉरगेटफुल हो जाते हो या जो भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना। एज तो दूसरे के भी करीब ही है वैसे, दूसरा 78 years old, Nancy Pelosi, our leader in the House of Democrats, Senator, was 84 years old, right? What I'm just saying is the age becomes a number. It is very individual. As long as you are mentally and physically competent to do the job. तो आपके कहने का मतलब है कि it has only got to do with his health issues, यानी जो medical हेल्थ इश्यूज हैं उनके, न्यूरोलॉजिकल जिस तरह आप कह रहे हैं, दैट्स द ओनली रीजन के वो होंगे, अदरवाइज नथिंग टू डू विद हिज पॉपुलैरिटी। देखिए, अमेरिकन सिस्टम में डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन, देयर आर ओनली 2 पार्टी, थर्ड पार्टी तो इनसिग्निफिकेंट है वहाँ पे। तो डेमोक्रेट्स की आप नंबर देख लें, उनके नंबर देख लें, स्टैट्स की बात करेंगे ना, तो डेमोक्रेट्स हैव डन वेल। जब डेमोक्रेट्स आते हैं इकोनॉमी ऑलवेज गेट्स बेटर, always. Republicans out there takes a little bit of nosedive, right? And Democrats come back, that Clinton or Obama's, and the economy starts. इकोनॉमी इसलिए भी तो बेहतर हो जाती है क्योंकि बड़ी वॉर्स वगैरह जो होती हैं उनमें भी मुक्ता हो जाते हैं। Republicans are not known for that. Technological advances बहुत होती हैं ना। देखिए, America is the largest producer of the natural gas in the world and close to the becoming number 1 in the oil production as well. That's one. Technologically आप देख लें, companies like Nvidia, like Microsoft and many other and big companies, they are going there. I mean, देखें ना उनके प्रॉफिट्स और स्टॉक मार्केट को देखें, जॉबलेस रेटिंग्स को देखें, यानी कि प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में जॉबलेस रेटिंग इज द लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जॉबलेसनेस इज एन इशू, बट इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। इन्फ्लेशन इज अ वर्ल्ड वाइड इशू। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन इज अ वर्ल्ड वाइड इशू। अमेरिका में लोग बहुत सफ़र कर रहे थे और जो ये अक्टूबर में गजा का इशू शुरू हुआ उसके बाद नहीं पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट नजर आया। पब्लिक ओपिनियंस या पोल्स में आप लोगों को भी उतने ही पॉपुलर लग रहे हैं अब तक बाइडेन या उनके एडमिनिस्ट्रेशन? जी करो, ये क्लोज, राइट? 53% अगर Republican, 52% Republicans and the 55%, something like that, right? So they are very close, right? 48, 50, 51, right? देखिए वो गैप तो जरा क्लोज हुआ कि रिपब्लिकन्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ना स्टार्ट हो गई। गैप थोड़ा सा क्लोज हुआ, यस क्लोज हुआ, आफ्टर द डिबेट बैक गैप क्लोज हुआ। लेकिन बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूएस इज लाइक almost equally divided between Democrats and Republicans, right?
जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें फ़र्क होता है, मिशिगन, फ्लोरिडा, एरिज़ोना, पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे जो वोटिंग होती है उससे फिर फ़र्क होता है क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम है ना। अब देखें ना, लास्ट इलेक्शन जो था, लास्ट मतलब ट्रंप का जो हिलरी के साथ इलेक्शन था, राइट, सो हिलरी गॉट द नंबर ऑफ वोट्स, हिलरी के ज़्यादा थे, राइट, इफ़ यू रिमेंबर द टोटल वोट्स कास्ट नंबर्स हिलरी क्लिंटन के वोट्स ज़्यादा, बिकॉज इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से एंड अ कपल ऑफ स्विंग स्टेट्स बाइडेन के इलेक्टोरल बहुत ज़्यादा हुए थे, बिकेम द प्रेसिडेंट. So it is always like that. Kerry got 48 million votes, lost by 40,000 votes. So I mean, it's a country of 250 million people, right? So बहुत थोड़ा फर्क होता है. तो popularity लोग principle पे और policies पर वोट देते हैं, right? Democrats have a little different policy, which is more blue collar oriented, workers oriented, लेबर यूनियन ओरिएंटेड. लेकिन सर अब आप अगर तो रिप्ले, क्योंकि ऑब्वियसली अगले हफ्ते वोटिंग का आगाज भी डेमोक्रेट्स में हो जाएगा कि वेदर बाइडेन को चांस एक और देना है कि नहीं देना, और ऑब्वियसली वो भी, लेकिन अब ये बताएं कि इज देयर एनीबॉडी एल्स क्लोज, आप किसको एज अ रिप्लेसमेंट, इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो कुछ महीने रह गए हैं, No, तो किसको देख रहे हैं? It's a good question. Never happened in the history of the United States. जी, it's a very unique situation. एक president है first term, so he deserves to be the president for next term. This is the system which is set up. ऐसा ही देखते हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि पहली टर्म में they plan and they do things और दूसरी टर्म में implement करते हैं, right? So American system is set up that way. In this situation, unusual situation, तो पहले कभी हुआ नहीं ना, तो अब अगर इलेक्शन में कोई अगर let's say कि जो प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर्स हैं, दे सजेस्ट प्रेसिडेंट टू स्टेप अवे और यू नो नॉमिनेट समबडी एल्स, राइट, वी डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, हाउ द डेलीगेट्स गोइंग टू रिस्पोंड. देखिए कुछ नाम बताएं आप. नाम तो है ना, देख नाम एक तो ऑब्वियसली नंबर 2 जो इस वक्त है व्हाइट हाउस में, उनका नाम है, फिर वो जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है उनका नाम है, फिर देयर आर कपल ऑफ अदर गवर्नर्स इन द स्टेट्स उनका नाम है, फिर कपल ऑफ अदर सेनेटर्स हु आर वेरी वेरी प्रेसिडेंशियल उनके नाम तो हैं. और क्या they are hopeful, right? क्या डेमोक्रेट्स इस वजह से भी खायफ हुए हैं या ये स्ट्रैटेजी इस वजह से भी सामने आई हूँ क्योंकि ट्रंप की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है. अभी जो उन पे हमला हुआ उसके बाद भी ज़रा सिंपैथी भी उनके साथ हुई है, एक वेव है. सो कोई है परेशानी और फिक्र. You know how the human mind works, right? So this is what it is, right? लेकिन एक बात जो अभी भी देखें आप भी, आज आपने अगर सेस किया हो ट्रंप की स्पीच इन द रिपब्लिकन कन्वेंशन जो नॉमिनेशन के बाद, तो ही इज़ लाइक नॉट लाइक द वे ही वाज more like a uniter, not a divider, right? He said we are is one America, right? और अमेरिका की सील भी प्लुरल सोनम आपको पता है, out of many one. This is the way the America is. So you cannot divide America because of these things, right? तो वो पहली बात तो ये कहते हैं कि we are not divided, right? We are one. बाकी policies की बात है ना, वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि मैक्सिको से लोग आएँ, वो नहीं चाहते मुस्लिम कंट्री से लोग आएँ, वो नहीं चाहते इमिग्रेंट्स इस कंट्री में ज़्यादा हों. हालांकि अब आप ये देखिए कि 40% नोबेल प्राइज़ जो अमेरिका में आए हैं वो इमिग्रेंट्स को मिले हैं, राइट. आप देखिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन जितनी हो रही है, आप वेस्ट कोस्ट पे देखें सिलिकॉन वैली में, तो ज़्यादा कंपनीज, इवन एनवीडिया जैसी कंपनी जो $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने वाली है, वो सारे इमिग्रेंट्स हैं, राइट. लेकिन अब जो यंग वोटर्स हैं, खास तौर पे जो गजा वाला सारा मामला हुआ है, वो बड़ा जितना हम पढ़े हैं, जितना हम स्टडी कर रहे हैं अमेरिका की थॉट प्रोसेस का भी, जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो बड़े खफा हैं इस चीज़ से. हुकूमतों ने जो है वो बड़े अगेंस्ट है कि आपने कुछ नहीं किया रोकने के लिए. तो हेंस अब एक की पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली इस वजह से, एंड दैट्स द वोटिंग यूथ, इनकी नीचे चली जाती है तो नेचुरली ट्रंप की फिर ऊपर ही आ जाएगी, चाहे जो भी इनके गेम्स हो. अब आप अगर देखें गाजा इज ए वेरी सीरियस इशू, राइट, और ये इस वक्त बहुत बड़ा इशू है दुनिया में, और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वहाँ पर, वो उसके लिए तो ज़ाहिर है देयर इज नो आर्गुमेंट, राइट. तो अब आप इसको अगर कंपेयर करें कि अगर इफ़ इट इज़ प्रेसिडेंट ट्रंप तो क्या होगा, राइट. आज भी उसने अपनी स्पीच में कहा कि द वॉर वाज स्टार्टेड बाय हमास, एंड वो तो 100% दे इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन दे मूव्ड द कैपिटल टू बैतुल मक़दस, राइट. आई मीन यू नो, राइट. और उनकी पोजीशन अबाउट इजराइल इन दिस सिचुएशन, लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर में ट्रंप ने कोई नई जंगें शुरू भी नहीं की थी, तो उनकी भी कुछ, लेकिन देयर आर मल्टीपल इश्यूज, राइट. देयर आर जंगें एंड देयर आर फ़लस्तीनियों के लिए ट्रंप के आने से भी कोई बेहतरी नहीं आने वाली. ऑब्वियसली उनकी बड़ी स्टेट और ज़्यादा शायद मुश्किलात बढ़ जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की above and beyond, you know, supply of arms and then funds to destroy
basically Palestinians and kill children. आपकी बिल्कुल ठीक है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से और डेमोक्रेट से ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बेस्ड ऑन फेयरनेस इसमें कुछ बेहतरी होगी. Unfortunately, the leader of Israel at this point, since he has nothing to lose, so he is crossing the line, right? He is not even listening to the president. President probably, पिछली दफ़ा जब मैं था 19 times president spoken with him, right? And very, बड़ी harsh conversation भी हुई. और बाकी आप देख रहे हैं टोनी ब्लिंकन जा रहा है, मतलब they are trying to resolve the issue. It's not getting resolved. It's not getting resolved because the person on the other side was supposed to be a friend and turned foe, sure, which is the head of the Israel government. He has nothing to lose, right? If he doesn't do this, right, he'll go to jail. Right, if he, right, so there's a situation, it's a very difficult situation, but आपका argument इसमें बिल्कुल ठीक है कि expectations Democrat से ज़्यादा थी. Absolutely. शायद साहब किसी बात पे हम रोक देंगे क्योंकि that's all the time we have. लेकिन बड़ी अच्छी आपने एक sense दी कि उधर क्या चल रहा है. शाहिद अहमद खान साहब, member US President Advisory कमेटी हमारे साथ. भाई आपने देख लिया मास्टर शॉट, सिकंदर बख्त इज विद अस एंड हमने क्रिकेट की सर्टनली बात करनी है, लेकिन थोड़ी देर में. इससे पहले हमने आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फैसला हक में आने के बाद से तहरीक इंसाफ में नई जान पड़ गई है. और कल PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमा बड़े खुश थे, मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे थे. अच्छी बात होना भी चाहिए वैसे, होना चाहिए. इतनी अच्छी उनकी गेम. इजलास के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया जिसमें PTI का रिवायती जारहाना रंग नुमाया था. एलामिया में तहरीक इंसाफ पर हुकूमती पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के फैसले को मुस्तरद किया गया. हुकूमत पर वाज़ेह किया गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें लेने के लिए हर सतह पर मुज़ाहमत करेगी. इजलास के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर चीफ जस्टिस को उनकी आईनी जिम्मेदारी याद दिलाते रहे. और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि कोई PTI पर पाबंदी नहीं लगा सकता. हम काजी फाइजीसा से एज द चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है. इस फैसले में मन अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं. मैं वाज़ेह तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता. मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है. उसने जो है ना अपनी ये एक ऐसा तरीका बनाया कि वो समझते हैं कि कोई तरीका मुझे जो है ना राय फरार मिले. राय फरार तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट था मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है, तो आपकी कुछ न कुछ सियासत बच जाएगी. We really need to get over these statements of किसी का बाप. Anyway, आगे चलते हैं. PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के लिए कल इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, लेकिन बेनतीजा ख़त्म हो गया. कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा. तहरीक इंसाफ का एतमाद अपनी जगह, लेकिन हुकूमत मखसूस नशिस्तें आसानी से तहरीक इंसाफ की झोली में डालती दिखाई नहीं दे रही. हालांकि दैट इन इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन. अब ऑब्वियसली हुकूमत की कोशिश है कि अगर नशिस्तें उसे वापस नहीं मिलती तो कम अज़ कम PTI को भी ना मिले. तो फिर असेंबली कैसे पूरी होगी? PTI असेंबलियों में हुकूमत को पहले ही खासा टफ टाइम दे रही थी. इसी सारे पे बात करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है. बड़ी ही नाजुक सूरत हाल जिसे कहते हैं ना, कभी कोई पुख्ता सूरत हाल भी हुई है, नाजुक ही रहती है हमेशा. आई लाइक कि आप एकदम से पुख्ता लेके आई हैं. Yes, अच्छा था. आई एम इम्प्रेस्ड. हां बिल्कुल ठीक है. हैदर शिराजी हमारे साथ ही इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं. हैदर, मतलब PTI भी ये कह रही है, हुकूमत को भी ये लगता है कि कोई ब्रेकडाउन हो सकता है. अपेरेंटली यही लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरह PTI चाहती है या जिस तरह से अमल होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरह अमल होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो ना हो सके. व्हाट डू यू सी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से बड़ी पुरुमीद है कि उन्हें ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, क्योंकि उनके कौमी असम्बली में 86 मेंबरान हैं और अगर मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो उनके 109 मेंबरान असम्बली हो जाएंगे. और इस तरह जो अपोजिशन अलायंस की तादाद इससे कबल 97 थी वो 120 तक चली जाएगी. तो ये उनके हवाले से PTI जो है अददी अक्सरियत के हवाले से कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात होगी. 108 मुस्लिम लीग नून के हैं जो कि हुक्मरान इत्तेहाद के 208 हैं कुल मिलाकर.
तो इस हवाले से पीटीआई को यहाँ से तो फायदा होगा, लेकिन पीटीआई के इस वक्त ये चाहती है कि उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलें। मखसूस नशिस्तों का ताल्लुक पीटीआई यानी अपोजिशन इत्तेहाद के हुक्मरान इत्तेहाद के मुज़ाकरात से भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश की तकरीर के मौका पर यह कहा था कि 3 हमारी डिमांड्स हैं। पहली कि बानी पीटीआई के केसेस खत्म होने चाहिए। आपने देखा कि साइफर और इद्दत केस दोनों में बानी पीटीआई को रिलीफ मिला। उन्होंने दूसरी डिमांड की थी कि हमारी ख्वातीन को सनम जावेद और दीगर की रिहाई के लिए इकदाम होने चाहिए। सनम जावेद को रिहाई मिली और ख्वातीन की रिहाई के लिए इस वक्त कोशिशें जारी हैं। तीसरी उन्होंने बात रखी थी कि हमें हमारा मैंडेट मिलना चाहिए। तो मखसूस नशिस्तों के उस तकरीर के बाद मखसूस नशिस्तों के बारे में भी जो फैसला आया, आपको पता है पीटीआई को वो नशिस्तें दी नहीं। तो हैदर ये अल्फाज का असर है कि जो कहा गया वो होता हुआ नजर आ रहा है, या उसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है, या इसके पसे पर्दा भी कुछ हकायक हैं? देखें, इसके लिए पसे पर्दा हकायक भी हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगस्त के पहले हफ्ते में पीटीआई का जो इत्तेहाद है, अपोजिशन इत्तेहाद, महमूद खान अचकज़ई, वो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो मुतालबात किए गए थे उनमें से जो 3 बड़े मुतालबात थे, उन मुतालबात को तो हमें नजर आ रहा है कि वो तकरीबन किसी हद तक उन पर काम हुआ है और वो पूरे भी हुए हैं। लेकिन इस हवाले से अब देखना होगा कि अपोजिशन इत्तेहाद क्या प्रपोजल लेकर आती है और जिसकी बुनियाद पर बानी पीटीआई आगे फैसला करते हैं। लेकिन इस दौरान एक और चीज हो रही है, वो ये कि अपोजिशन अलायंस की तरफ से अचकज़ई साहब जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो हुकूमत इस वक्त को बहुत ज्यादा परेशानी इस बात पे नजर आ रही है कि मुज़ाकरात हम किससे करें। महमूद खान अचकज़ई को एक मरतबा पीटीआई की आदत कहती है कि वो मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ तर्जमान और पीटीआई के ही रहनुमा कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई को हमने मैंडेट नहीं दिया। पीटीआई इस हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है कि मुज़ाकरात का कोई मरकज रखा जाए या एतमाद का फुकदान है। अच्छा, पीटीआई आपने कहा बड़ी पुरुमीद है, उन्हें सीटें मिल जाएंगी, मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की अक़लियतों की हैं, वो वाकई पुरुमीद हैं कि उनके लिए इतना आसान होगा ये मामला? क्योंकि जाहिर है अपील में जाने की भी बातें हैं, इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी सुना था कि कोई पीटीआई में तश्कील पा रहा है, लेकिन अब चूंकि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो बात दब गई है। देखिए, इस हवाले से पीटीआई के अंदर तकसीम तो है, फॉरवर्ड ब्लॉक की हद तक अगर ना जाए, लेकिन इस हद तक तकसीम है कि बानी पीटीआई खुद कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों धड़ों को बुलाया है। हाँ, ये बात अलग है कि उससे हटकर भी कुछ रहनुमा हैं जो बैक बेंचर्स हैं, वो चाहते हैं कि मौजूदा क़ियादत के खिलाफ खुलकर सामने आया जाए। लेकिन इस हवाले से सबसे अहम ये है कि पुरुमीद वो इसलिए है कि वो समझती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ना सही, पीटीआई के मेंबरान असेंबली चूंकि उसमें शामिल हो चुके हैं और वो पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्सेप्ट की जाएगी तो उन्हें हक मिलेगा, तो लिहाजा वो उसे फाइट करना चाहते हैं। और इसके लिए उनने सिर्फ ये अदालती सतह पर हिकमत अमली नहीं बनाई, बल्कि वो प्रेशर डाल रही है हुकूमत पर कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर आएंगे। इस हवाले से असद कैसर की जो गुफ्तगू थी कि हम मुकाबला करेंगे, हमसे कोई छीन नहीं सकता ये नशिस्तें, तो वो एक तरह से प्रेशर डाल रहे हैं ताकि उन्हें हक मिले। तो लिहाजा वो वकला के जरिए एडहॉक जजेस के तनाजर में जो गुफ्तगू करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और तीसरा अवाम में जाने के लिए अपोजिशन अलायंस की बात करते हुए प्रेशर डाल रहे हैं कि मतलूबा हदफ वो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी फॉर गिविंग अस द अपडेट फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट योर फेवरेट टॉपिक व्हिच इज क्रिकेट। तो आपको पता है ना कि एंड यस आवर फेवरेट टू, बिकॉज यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट, अब ऑब्वियसली हम सारे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें हर चीज़ की फीडबैक तो आती है, लेकिन क्रिकेट की तो बहुत फीडबैक भी आती है, आप लोगों के आइडियाज़ भी आते हैं, आपके ओपिनियन भी आते हैं, और क्या आप एग्जैक्टली चाहते हैं। एवरीबडी इज़ एन एक्सपर्ट, आपको पता है ना, क्योंकि हमें जो फीडबैक आती है उसमें लगता है कि हर किसी को पता है कि इसको ठीक करने का हमारी टीम को क्या तरीका है और कौन कौन होना चाहिए, कौन कौन नहीं। अच्छा जी, वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद से आपको पता है बातें ज्यादा हो रही हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही जाया जा रहा है। 2 लोग तो फारिग हो गए ना सिलेक्शन कमेटी। हम फारिग नहीं, हमने कहना किसी को भी, इट इज हाँ एक गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ है, मतलब उन्हें हटा दिया। नहीं, हम फिर भी हम टीवी पे बैठे हुए हैं, हटा दिया उनकी जिम्मेदारियों से, उन्हें सुबुकतोश कर दिया। सो
We really are talking about exactly the same thing, लेकिन आपको चॉइस ऑफ वर्ड नहीं पसंद है। Choice of words are important. और इससे आगे क्या होने जा रहा है ये तस्वीर अब तक वैसे क्लियर नहीं है, बस खबरें आ रही हैं कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है। ये जो सनसनी फैलाई हुई है ना कि देयर इज गोइंग टू बी सो मच चेंज, इस पर हम जरा बात करेंगे। लेकिन अभी बांग्लादेश सीरीज खेलने अगस्त के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं, और मगर पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के बारे में मुकम्मल खामोशी है और ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ सीनियर्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा, अब्दुल्ला फारग नहीं किया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा और कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। अच्छा जी, इसी भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे सिकंदर बख्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मीटिंग्स खेल के आ रहे हैं आप जरा? हाँ नहीं, मैं अभी आप लोग एक बात कर रहे थे कि नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। तो मैं जब छोटा सा था ना तब से गुजर रहा है। यकीन करें आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मैं इतना सा था। जब से मैं सुन रहा हूँ बहुत पुरानी बात है। हर चीज चाहे वो क्रिकेट हो या जो भी हालात हो, जी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। क्रिकेट में भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है। अच्छा, अब बताएं कि आपकी मीटिंग्स हुई, जेसन गिलेस्पी हेड कोच से भी मीटिंग, आपकी एक मुलाकात हुई, फिर आप लाहौर भी गए हुए थे। व्हाट्स न्यू, क्या हो रहा है? देखिए, जब मैं लाहौर गया था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कॉल करेंगे, इसलिए आई वाज देयर बट यू डिडंट कॉल। चलें, हमने आपको बुलाया 10 दिन के बाद। Hence we called you today to बताया। मैंने बता दिया आपको। वो जो मीटिंग थी वो उसके अंदर ऑब्वियसली सारे क्रिकेटर्स थे, सारे मौजूद थे, और उसमें यही बात हो रही थी कि जी हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इस तरह लेके ऊपर जाएंगे। मतलब उन्होंने एक पूरा पाथवे बनाया हुआ था। तो पहले किसी ने प्रेजेंटेशन बनाई हुई, प्रेजेंटेशन। अच्छा। जैसे ही उन्होंने पाथवे बंद किया तो मैंने सवाल उठाया कि जी आपने ये जो पाथवे बनाया उसमें अंडर 19 का कहीं जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में। मैंने कहा जी आप पाकिस्तान अंडर 19 की बात कर रहा हूँ, लड़के गायब हो जाते हैं, वो खेलते हैं, अभी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला एशिया पे, गायब हो जाते हैं। उस पर मैंने इन्फेसाइज़ किया, बड़ा शोर डाला, लड़कों के नाम लिए कि किधर हैं ये लड़के। तो फिर मैंने उनको सजेशन, उन्होंने का सजेशन, तो मैंने कहा जी आप उनको ग्रेड 2 खिलाएँ, 3 डे क्रिकेट। पाकिस्तान अंडर 19 डिसअपियर नहीं होनी चाहिए कि वैनिश, ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दे आर द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने वो एग्री किया। और दूसरा मेरा था कि 4 दिन की क्रिकेट कराई जाए, जो गैप है हमारे पास। उस पर वो राज़ी नहीं हुए, बाकी वो बस राज़ी, फिर मैं खामोश होकर बैठ गया, बाकी लोगों ने बात। क्यों नहीं राज़ी हुए उस पर? वो कहने लगे कि जी ये जो एक गैप है पाकिस्तान का, जो सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश, और फिर उसके बाद एक सीरीज, उसके बाद कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। हाँ, तो बीच के अंदर 1 महीने का गैप है। तो मैंने कहा उसमें 4 दिन की क्रिकेट करा लें ताकि सारे लड़के पार्टिसिपेट करें। आप अपनी 5 टीमें बनाएं, पेंटेंगुलर 5 कप्तान बनाएं। मैंने कप्तानों के नाम भी दे दिए थे कि बाबर हो, रिजवान हो, शान हो और शाहीन हो और सरफराज हो। 5 कप्तान, आप अपने टॉप प्लेयरों को टीम बनाएं, आपस में कराएं टूर्नामेंट। ज़बरदस्त किस्म का मैंने पूरा डिटेल बना के, प्लान बना के दे दिया, लिस्ट बना के दे दी, उनके हाथ में दे दी। अच्छा। और भी सजेशंस दे रहे थे, जिस तरह आपने तो बड़ी थोरो इधर की बात कर रहे थे, कोई इधर की, मुख्तलिफ चीज़ों की बातें हो रही थी। तो मैंने ये उनको, मैंने कहा मैं लिख के लाया हूँ, उन्होंने कहा मुझे दे दो, मैंने उनको दे दी, ये रख लें आप। ये मैंने बना के लाया हूँ, पॉइंट टेबल भी बना दिए थे, ड्रॉज भी बना दिए, डेट वाइज ड्रॉज भी बना के दे दिए। मगर उन्होंने कहा नहीं हम वहाँ 1 डे कराएंगे। मैंने कहा 1 डे क्यों कराएंगे? उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। मैंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी तो 6 महीने बाद है, अभी तो आपकी टेस्ट क्रिकेट होने वाली है। खैर वो मैं उनको देकर चला गया। उन्होंने कहा कि मैं इसको गौर कर लूंगा। हाँ। अच्छा सिकंदर, सिंस यू वर इन लाहौर, कोई ऐसी बातें कि कॉन्ट्रैक्ट्स की बड़ी बातें हो रही हैं, एनओसीज की बातें हो रही हैं फॉर डिफरेंट लीग्स वगैरह, व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन दैट? साफ कह दिया चेयरमैन साहब ने कि जी, उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि सिकंदर हमेशा कहते रहते हैं कि जी जो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेले आप उनको टीम में ना लें। ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब कोई लड़का जो 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेगा वो नेशनल टीम में नहीं आएगा। अच्छा, ये उनका कहना था। देखिए पिछले साल एक चीज़ बस मैं भूल गया, वो सारे लोग जो बैठे हुए थे डायरेक्टर्स, उनको पूछने के लिए कि पिछले साल सिर्फ 4 लड़के 4 रोज़ा क्रिकेट खेले, जिसमें साइम था, आपका इब्रार था, इरफान रियाजी और अब्बास अफरीदी। इनके अलावा किसी ने 4 दिन की क्रिकेट खेलने की जिसारत ही नहीं की। तो वो मैंने कहा जी ये आपके लिए डेंजरस है। फिर मुझे उन्होंने एंडोर्स किया, इंतखाब आलम ने, सलीम अल्ताफ़ ने, दूसरे टेस्ट क्रिकेटर्स ने, सब ने बोला ये सही कह रहा है कि 4 रोज़ा क्रिकेट। कल हमारे पास हारून साहब भी थे, उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया, लेकिन आई एम सॉरी, अब अब्दुल रज़ाक भाई उस दिन हमारे साथ थे, अब वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे। जब हमने उनसे यही सवाल किया तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मुख्तलिफ भी हो सकता है ना। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ज़रूरी तो नहीं है कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर इंटरनेशनल में परफॉर्म करे, ट्रू, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं हूँ, और भी उन्होंने 4-5 नाम लिए, हम तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स नहीं थे, हमारा तो पोटेंशियल देख के हमें जगह दी गई। गलत कह रहा है वो, उसका वो परफॉर्मर भी था। वो देखें जब वो आप थे, हाँ, देखें जब आप इम्तिहान देते हैं
किसी की ग्रेड ए आती है, बी आती है, सी आती है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू होता है, फिर आपकी IQ लेवल देखा जाता है, फिर आपको जॉब दी जाती है। इसको उस लड़के को नहीं दी जाती जिसने टॉप किया हुआ। हो सकता है जो टॉप किया हुआ लड़का हो मैट्रिक के अंदर, चलिए मैट्रिक नहीं, मैं इंटर के अंदर किसी जगह भी, किसी हाई प्रोफाइल जगह पे आप जाते हैं तो आपका IQ लेवल चेक किया जाता है, आपके पूरी पर्सनालिटी का वो आपको चेक किया जाता है, फिर आपको जॉब दी जाती है। तो ये उसका कहना गलत है। एक दफ़ा उन्होंने बहुत बड़ी, रज़ाक साहब ने बात की थी कि जी क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हर बॉल पे जोर नहीं लगाया जाता। वो कई दफ़ा ऐसी बातें कर जाते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। मैं साफ बोल रहा हूँ, उनको भी मैं कह चुका हूँ, हमारे दोस्त हैं इसलिए मैं इनका नाम लेके कह रहा हूँ। सिकंदर, एक और चीज़, अब आप गए हुए थे, मीटिंग थी, एक मौका भी था, आपको पता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वगैरह हम ये बात करते रहे हैं और सीक्रेट वेपन अब्रार की बड़ी बात होती थी, स्पिनर। आपने ये पूछा कि उनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया? या जेसन गिलिप्सी से पूछा आपने? हाँ, उससे भी पूछा, उसने कहा मुझे नहीं पता है। नहीं तो फैसला किसका था? पता होना चाहिए। जेसन गिलिप्सी तो मेरे मुलाकात ही नहीं है ना, मेरे से वो तो उसका है ना वाइट रेड बॉल का। व्हाइट बॉल वाला अलग है, गेरी क्रिस्टन है। गेरी क्रिस्टन से मिले आप? ये मतलब हुआ क्या फिर, लेके क्यों गए थे? वो कह रहा था आई विल सी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने गोल मटोल सा जवाब दिया। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल एक बनता है कि जिसको आप सीक्रेट वेपन कहते रहे, गोल मटोल सा जवाब दिया है। दोनों कहीं और चले गए हैं, लेकिन जिसको सीक्रेट वेपन कहते रहे और उसको इस्तेमाल ही ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो इतना बड़ा सवाल है कि ये क्वेश्चन मार्क है। देखें, पूरी दुनिया के जो प्लेयर थे, विलियमसन ने रिटायरमेंट ले ली, बांग्लादेश के कप्तान ने ले ली, युगांडा के कप्तान ने ली, कई कोचेस ने, कि हमारे वाले किसी ने नहीं दी। हमारी मेरी बात सुने, किसी ने नहीं बोला कि अच्छा जी मेरे से अच्छी परफॉर्मेंस मैंने मेरी बात सुने, हम नहीं, सिर्फ क्रिकेटर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सिकंदर। Whenever we talk cricket, we have more questions than answers. अब हमारे पास और भी चीज़ चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से निकल आई है, so anyway उसके बारे में अभी हम मजीद बात नहीं करेंगे। I want to be in this world. This looks so fascinating. ये दुनिया जो है ना, अब ये क्या है आप पूछ रहे होंगे, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की बड़ी धूम है। ये आपने सोशल मीडिया पे तो देख ही लिया होगा और क्यूरियोसिटी भी होगी। जियो पे भी हर वक्त आप देख रहे होंगे। सो फिल्म 26 जुलाई को सिनेमा घरों में पेश की जाएगी, रिलीज़ हो रही है और एक अपने में एक मार्वल कहा जा रहा है इसे, कि एक एक फ्रेम इसका हाथ से ड्रॉ होके, कलर होके, फिर एक चलती फिरती तस्वीर की सूरत में आपके सामने आएगा इन द सिनेमाज। हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर उस्मान रियाज और डीनो अली, जो इस फिल्म में सदाकारी और अदाकारी, मतलब क्या कहा जाए इसे? इसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये। सो हम सब इन्हें जानते हैं, हम सब इन्हें पसंद करते हैं। हम बड़े क्यूरियस हैं बिकॉज हम इसके ग्लिम्पसेस सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं और कुछ सालों से इसका जिक्र भी हो रहा है, तो फाइनली इट्स गोइंग टू बी रिलीज। थोड़ा सा उस्मान आप बताएं, अब हमें पता है ये जर्नी काफ़ी पुरानी है। जी, मैं इस फिल्म पे तकरीबन 10 साल अब तो हो गए। आई वाज 23 व्हेन आई स्टार्टेड, आई एम 33 नाउ, एंड इट्स जस्ट बीन अ लेबर ऑफ लव। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ कभी बनी नहीं है। बहुत बारीकी का काम है और बहुत मुश्किल काम है। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कंसीडरिंग कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं बनी, लेकिन आप 10 साल पहले से यू वर्किंग टुवर्ड्स इट, क्या सोच रहे थे? मुझे हैंड ड्रॉन एनिमेशन का बचपन से शौक था। You were that child in the class जो कि कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते हैं? Yes, and pretty much everybody in our team was that child as well. तो अल्हम्दुलिल्लाह we put together a team of wonderful people, और पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली, और हमने इस फिल्म पे काम किया है और अब जाके ख़त्म हो गई है, which is surreal for me. क्यों आपको लग रहा था कि कभी नहीं होगी? 10 साल किसी चीज़ पे काम करो, आपको खुद नहीं यकीन होता कि कुछ हो जाएगा इसका। मैं एनएससी जो एक मशहूर एनिमेशन फेस्टिवल है जहाँ हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, वहाँ पे मैं कह रहा था कि I've spent 1/3 of my life doing this. Clearly. The first third I don't remember. But you started early as well. आपका जो प्रीमियर हुआ वहाँ पे, how was the response like? The premiere was amazing. We had 5 screenings and all 5 were sold out, which was a huge honor and a surprise, क्योंकि वहाँ पे मशहूर एनिमेशन स्टूडियोज़ की फिल्में चल रही थी, पिक्सार की फिल्में थी, डिज्नी के शो केसेस थे, और हम मतलब हमारी जो छोटी सी पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म थी, ऑल 5 फिल्म तो बहुत बड़ी सी है। डीनो की एंट्री कब हुई वो भी हम जानेंगे, लेकिन इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में एनिमेशन का और इस तरह की फिल्मों का, लेकिन एवेन्यूज नहीं है, लेकिन आर वी रेडी? डीनो आप बताएं, आर वी रेडी एज एन ऑडियंस टू सी समथिंग very different from what we've been I think the audience is always ready. देखें, ये जो सोच है ना लोगों की, जी हमारी ऑडियंस जो है एक सर्टेन चीज़ से यूज्ड टू रहेगी और उनका एक ही फ्लेवर है,
ये इससे निकलना भी बड़ा जरूरी है। जीनो हम उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हैं, हमारा शो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि मॉर्निंग शोज इस तरह के नहीं होते। एग्जैक्टली, लाइक यू गाइस आर बिग एग्जांपल ऑफ दैट। मतलब मैं आपको मॉर्निंग शो बड़े शौक से देखता हूं, एंड आई हैव टोल्ड यू नो माय फ्रेंड्स हियर कि यू नो कि I've always been a fan of you guys, and this is what I mean. So आपको ऑडियंस को ना you underestimate नहीं करना चाहिए। ऑडियंस ये जो एक स्टाइल ऑफ एनिमेशन है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि this is something that lot of countries don't attempt, क्योंकि ये एक जापानीज very heavily Japanese inspired style है, वो बड़ा particular style है। तो हमारी ऑडियंस के लिए ये एक प्राउड मोमेंट भी है कि भाई हमने एक ऐसी चीज कर ली जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने कभी नहीं की। तो यू नो इट्स अ बिग थोड़ा सा एग्जांपल इसमें हमें एक सैंपल ऑफ द सोसाइटी मिल जाता है। के-पॉप कितना मशहूर है पाकिस्तान में, अगर आप देख लें who would think। अब छोटी-छोटी बच्चियां जो हैं हर घर में के-पॉप के डांसेस कर रहे हैं, तो दिमाग में कह रहे हैं ये क्या आवाज है, ये क्या कह रहे हैं। तो कोरियन सीरियल्स मतलब आप ड्रामे देख रहे हैं, तो कोरियन ड्रामास, तो देयर यू गो। शौक से देखता हूं। अच्छा, जापानी एनिमे से इंस्पायर्ड फील आती है, लगती है ये है। आप मतलब आप जापान में रहे हैं, वहाँ से आपने कुछ मदद ली है इस फिल्म को बनाने में। अच्छा, एट टाइम्स ना वो जापानी एनिमे थोड़ा सा हमारे लिए भारी होता है, मुझे लगता है देखना, उसे सहना, बर्दाश्त करना, लेकिन ये तो इंस्पिरेशन है, लेकिन बहुत खूबसूरत है जो भी अखज़ किया आपने उससे। इसमें भी इंटेंसिटी है वैसे। हाँ, इसमें भी इंटेंसिटी है, लेकिन जो हमारी कोशिश थी कि हम जो डिज्नी का जो पुराना स्टाइल है और जापानीज एनिमेशन का जो स्टाइल है, अगर हम उनको कंबाइन करके मर्ज कर दें, अपना एक स्टाइल डेवलप करें, हमने कोशिश की थी। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द वे द फिल्म लुक्स। लाइक आई सेड, बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत मेहनत की है, एंड आई एम द डायरेक्टर, एंड it was a certain vision that I saw for the film that we've been able to execute, and I animated on the film as well. Animation में storyboarding एक चीज़ है जिसमें आप पूरी फिल्म को पहले ड्रॉ करते हैं। जापान में जो डायरेक्टर होता है वो पूरी फिल्म को ड्रॉ करता है, तो मैंने उस अप्रोच पे अपना अप्रोच मॉडल किया। पूरी फिल्म को पहले ड्रॉ करके फिर हमने खुद ड्रॉ करके फिर टीम के साथ डेवलप। 100 मिनट की ये फिल्म है, फ्रेम बाय फ्रेम, नो वंडर 10 साल लग गए। मतलब कि तो हिसाब लगाया हमने कहा कितने, 1 लाख समथिंग, 1,33,000 फ्रेम्स इन्होंने खुद हैंड फ्रेम बाय फ्रेम आप कर रहे हैं लोगों को। अब्दुल्ला, एक तो टीडीएस, एक इंतहाई मेहनत का काम है, दूसरा दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव काम है, पैसे भी बहुत लगते हैं, यू नो द मशीन्स एंड ऑब्वियसली द स्टाफ, द टीम, इवन द टीम। आई मीन kudos to him for finding animators in Karachi जो कि एक्चुअली आएंगे और ये बनाएंगे। तो आपको मिल जाएंगे। इफ आई बीन टू आर्ट स्कूल एज वेल, एनसीए आप इंडस वैली से पढ़े में, हमारे यहाँ होते हैं, मतलब होते हैं, एवेन्यूज नहीं मिलते बच्चों को काम करने के, लेकिन हमारे यहाँ ढूंढे तो मिल भी गेम डेवलपमेंट पे बच्चे बहुत काम करना चाहते हैं, एनिमेशन पे काम करना चाहते हैं, बट देयर इज नथिंग दैट दे कैन वर्क ऑन, बट यहाँ मिल गया। जल्दी से जीनो आप बता दें क्या रोल है आपका? मेरा रोल है मलिक, जो कि विंसेंट और अलीज के साथ बड़ा होता है, बड़ा प्रिविलेज, और वो नहीं होते बच्चे जो हर वक्त कहते हैं मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, उस तरह के बच्चे, ये उस तरह के बच्चे। यही आवाज है जो भी आपने नहीं, ये आवाज तो नहीं है। मलिक आप बताएं, ये तो नहीं आवाज निकाली। तो आपके अब्बू भी कुछ हैं, मलिक के अब्बू से लग रहा है कुछ है, इन्फ्लुएंशियल चीज है। नहीं, बेसिकली ही इज अ वेरी प्रिविलेज्ड क्लास, और ही वांट्स टू बी अ सोल्जर, एंड ही वांट्स टू बी लाइक कि वो अलीज से मोहब्बत भी करता है बचपन से, तो अलीज मेरी है, सिर्फ मेरी, उस तरह की भी सोच है उसकी, लेकिन एक कॉमेडिक बड़ा एक एलिमेंट है, और दिखाया कि वो उसकी जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग है कि वो बचपन में थोड़ा इस तरह का होता है, लेकिन बड़ा होता जाता है तो ही बिकम्स अ वेरी ऑनरेबल, और बड़ा जैसे कहते हैं ना कि आई लव माय कंट्री एंड हीरोइक एंड ब्रेव, तो उसकी जर्नी भी चेंज होती है। आपका पहला तजुर्बा है इस तरह के किसी प्रोजेक्ट से? ये मेरा बचपन का ख्वाब है, आप समझ नहीं रहे। मुझे जब इनकी कॉल आई थी तो मैं हक्का बक्का रह गया था, जो कि बड़ा कम होता है मेरे साथ, क्योंकि मैंने ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, लेकिन दिस वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स वेयर I grew up watching this animation, Japanese animes and mangas. And to be a part of it now. और मैंने कहा क्या? Dream come true. मैंने कहा सर डन, मतलब मेरे को बात नहीं की, मैंने कहा डन, and so I was very excited when I got the call. अच्छा, अब एक दफा दोबारा बता दें कि 26 जुलाई को सिनेमाज में ग्लास वर्कर आप देख सकेंगे। एक आखिरी सवाल उस्मान, हमारे पास वक्त कम होता है, What is the story about? क्या है? अब जाहिर है हम ये नहीं चाहते कि आप रिवील कर दें। In a nutshell, why should they come watch this? And why is it called a glass worker? Who is the glass worker? Why should people come watch this film? मैं पहले वो जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान में किसी ने ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की, because it's impossible. It's an impossible task. Absolutely. जो अल्हम्दुलिल्लाह somehow we have
done. We have And you know, the achieved film would this. do well, but आपको इसी पे already मुबारक हो. Congratulations, because this is actually something impossible जो सोच नहीं सकते थे लोग. नहीं यार, मैं अल्लाह का रोज़ शुक्र अदा करता हूँ because I for many years thought कि ये नहीं होगा. बहुत मुश्किल चीज़ थी जो हमने टैकल करने की कोशिश की and we somehow did it. And the most important reason why I feel people should watch this film is चाहे जितनी भी एनिमेशन खूबसूरत हो, हमने स्टोरी पे फोकस किया. स्टोरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. एनिमेशन इज जस्ट that's what you take with you. Exactly. एनिमेशन अगर अच्छी है लेकिन कहानी अगर बेकार है, it's just a bunch of pretty pictures then. True. Animation is a vehicle for storytelling. तो स्टोरी पे फोकस करके हमने एक खूबसूरत फिल्म बनाने की कोशिश की है which is getting a lot of international recognition. हम prestigious film festivals पे प्रीमियर करके आ चुके हैं. बड़े सब अच्छा, जल्दी से, क्योंकि आप बता दें इंग्लिश में है कि उर्दू में? दोनों लैंग्वेजेस. और बच्चे बड़े और उर्दू कोई दोनों रिलीज मतलब बच्चों को लेके जा सकते हैं, बड़े तो देखेंगे ही ऑब्वियसली. मैं ये कहूँगा कि जैसे लायन किंग अगर लोगों ने देखी हुई है, उसमें डार्क थीम्स भी हैं, लेकिन बच्चों की फिल्म है, बड़ों की फिल्म है. I would say our film is like that. अगर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे लोग इससे. Wonderful. Very nice. बहुत मुबारक हो भाई. 10 साल लग गए लेकिन चीज अच्छी निकल आई. उस्मान Thank you, Usman. Best of luck. Thank you very much. All right, nice. ये तो वो वाली फिल्म है, ये बहुत डिफरेंट लग रही है and at least I'm going to watch it because we want something different. एक टाकरा, मैं अपने बाल देख लूँ. एक टाकरा जो है वो होने वाला है, और हम क्रिकेट के टाकरे की बात कर रहे हैं. टाकरा जब हम कहते हैं तो पाकिस्तान इंडिया कहते हैं. आप सोच रहे होंगे कौन सा वाला? वुमेन्स क्रिकेट टीम का. भाई वुमेन एशिया कप क्रिकेट आज से श्रीलंका में शुरू होगा और ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई है. वुमेन एशिया कप क्रिकेट में शिरकत के लिए दंबोला पहुंचने वाली टीमों ने फोटो सेशन के दौरान खूब हल्ला गुल्ला किया. क्यों ना करें, एंजॉय लें भाई. Alright जी, that is it for today. We're going to see you on Monday.